आज क्या पढ़ जाएंगे हम, बताओ? व्रत। अध्याय 10। अपने पास अध्याय 10 जो है उसमें हम व्रत पढ़ेंगे। व्रत में शायद 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना? तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है उसको हम उसके बारे में पढ़ेंगे, भाई क्या आएगा। लेकिन पहले हमको क्या पता रहे व्रत के बारे में, ठीक है शिल्पा, कि व्रत होता क्या है, ठीक है ना? व्रत के बारे में यहाँ ध्यान दो। व्रत मतलब जो होता है अपने पास सर्किल व्रत, ध्यान दो यहाँ पे बात नहीं करना है हर्षिता, ठीक है? व्रत जो होता है अपना सर्किल, ठीक है? सर्किल जो होता है अपना व्रत, ठीक है? इसके बारे में अध्ययन करेंगे पहले, भाई व्रत होता कैसा है, व्रत के कितने भाग होते हैं, व्रत में क्या क्या होता है। क्योंकि अभी इसी को हम क्या करेंगे, फिर अध्याय 11 में पढ़ेंगे इसी चीज को। समझ में आ रहा है शुभम छावरी? ठीक है ना? डिस्टर्ब होना ना तो करना, किसी को करना डिस्टर्ब ना तो खुद होना है, ठीक है ना? समझते जाओ। तो अपने पास जो सर्किल है ना अध्याय 11 में पढ़ने को मिलेगा। तो व्रत में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किसे क्या कहते हैं, किसका किससे क्या संबंध रहता है, ये पहले हम पूरा पढ़ लेंगे। समझ में आए कि नहीं आए? मैं यहाँ पे तुमको मौखिक पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं व्रत के बारे में इसकी विशेषता बता रहा हूँ। व्रत जो होता है अपना, ये व्रत होता क्या चीज है, ठीक है? किसे कहते हैं व्रत? ये जो गोल अपना बना ये कहलाता व्रत। अच्छा, व्रत और गोले में अंतर होता है। गोला जो होता है 3D होता है, मतलब 3 डायमेंशियल, और जो व्रत होता है वो 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशियल। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही बीमाएं रहती हैं, ठीक है? 2 ही मतलब सिर्फ सामने वाला पृष्ठ दिखता है इसका। जैसे अपने पास चपाती, रोटी, ठीक है, चूड़ी, समझ में आए कि नहीं आए? चूड़ी हो गया, रोटी हो गई, ये व्रत के अंतर्गत आती है। जबकि गोला क्या होता है? गोला जैसे गेंद, एक मतलब गोलाकार 3D आकृति रहती है उसकी। 3D मतलब उसको 3 बीमाओं देख सकते हैं अपन। समझ में आए कि नहीं आया? ठीक है। और इसकी सिर्फ 2 बीमा रहती है, 2 बीमाओं देखेंगे। मतलब 2D होता है ये, और वो होता है 3D। तो गोला मतलब एक गोलाकार आकृति रहेगी। जैसे मान लो हम कुछ भी बोल सकते हैं, गोले में गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया, ठीक है ना? ऐसे कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो गोला कहलाता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्रत। तो व्रत में क्या क्या होता है? ये जो गोल सर्किल बनाया मैंने, ये कहलाता अपना क्या? व्रत। तो इस व्रत में 3 भाग होते हैं। व्रत के कितने भाग होते हैं? 3। पहले से नॉलेज होना चाहिए। ये व्रत का केंद्र है। व्रत के 3 भाग होते हैं। एक होता अपना अभ्यंतर, जो बीच वाला भाग है वो कहलाता अभ्यंतर। अभ्यंतर। बाहर वाला कहलाता बहिर्भाग। बहिर्भाग। और जो सर्किल बना है ये वाला लाइन, जो परिधि है, उसे कहा जाता व्रत। उसे ही कहा जाता व्रत। ये व्रत है। एक बार फिर से बताऊं, क्या समझ में आ रहा है? कि व्रत के अंदर वाला भाग कहलाता अभ्यंतर, बाहर वाला बहिर्भाग, और जो सर्किल बना हुआ उसे कहा जाता व्रत। मतलब ये है व्रत। समझ में आया कि नहीं? और ये है व्रत का केंद्र, ये कहलाता है उसका केंद्र, सेंटर पॉइंट, ये केंद्र। समझ में आया कि ये अपना क्या केंद्र, ठीक है? अब इस व्रत में क्या क्या चीजें होती है? तो ये जो व्रत वाली जो मतलब अपना जो व्रत है, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को कहा जाता है परिधि। इसका नाम क्या बताओ? इसका नाम है परिधि। क्या नाम इसका? इसका नाम है परिधि। ये जो बनी अपनी ये परिधि कहलाती है। परिधि। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाती परिधि। परिधि के अलावा और क्या क्या होता है इसमें व्रत में? इतना इस डायग्राम को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं। एक अगला डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं ज्यादा बातें लिख दूंगा, समझ में आएंगे नहीं, ठीक है? एक नेक्स्ट वाला डायग्राम फिर से देख लो व्रत का, जो अपने एक और व्रत बनाया मैंने। ये व्रत, तो इस व्रत का ये केंद्र फिर से पुनः अपना एक केंद्र हो गया। तो इस केंद्र के बाद हमको क्या जानना है? मतलब ये तो बात समझ में आ गई, बहिर्भाग क्या होता है, अभ्यंतर क्या होता है, व्रत का केंद्र किसे कहते हैं, अम्लता, ठीक है ना? उसके बाद ये परिधि क्या होती है? ये जो सर्किल होता है, सर्किल को ही परिधि कहा जाता है, ठीक है ना? ये अपने जो गोल गोल घेरा बना हुआ है, उसी गोल घेरे को परिधि कहा जाता है, ठीक है ना? इसका जो मान होता है, मान ही बाद में बता रहा हूं मैं, इसका संबंध वगैरह सब कुछ, ठीक है? समझ में आई कि नहीं? लेकिन अब यहाँ चलते हैं पुनः उसी व्रत में। अब और क्या रहता है इसके अंदर? और रहती है इसमें क्या? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता है व्रत से लेकर परिधि की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, आर। समझ में आई कि नहीं आया? ये अपनी त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, त्रिज्या जो है व्रत के केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है। तुम कहीं भी कर लो, ठीक है? समझ में आई कि नहीं आया? मतलब तुम यहां से यहां मिलाओ, चाहे यहां से यहां, चाहे कहीं पे भी, व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो वो कहलाएगी त्रिज्या। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और, कि जो व्रत की त्रिज्या रहती है वो परिधि पर सदैव क्या होती है? लंब रहती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ये विशेष नॉलेज में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस टाइप का कुछ भी, ठीक है? तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए, व्रत की त्रिज्या जो रहती है परिधि पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। परिधि पर होती है लंब, ये परिधि है तो परिधि पर होती है लंब। ये क्या बताओ? अपनी त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या में, त्रिज्या के अलावा क्या होता है? और इसके अलावा और होता है क्या? जीवाएं। जीवा मतलब होता है कि व्रत को 2 बिंदु पर, जो मतलब जो व्रत पर 2 बिंदु पर स्थित होती है, व्रत के 2 बिंदु पर स्थित होती है। तो व्रत ही हो गया, व्रत मतलब सर्किल। तो सर्किल या परिधि बोल दो, परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा,
ये कहलाती है अपनी जीवा। ये क्या बताओ, त्रिज्या, इसका हिंदी नाम लिख रहा हूं मैं, इसका नाम क्या बताओ, त्रिज्या नाम इसका, त्रिज्या। और जीवा का मतलब क्या होता है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे मान लो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताओ, ये जीवा। इसका नाम है जीवा। अच्छे समझना बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इस व्रत में कितनी जीवा डाल सकते हो तुम? अनंत ना कहो, लेकिन फिर भी अपरिमित रूप से बोल सकते हैं। अपरिमित मतलब बहुत सारी, समझ में आए कि नहीं? अनंत मतलब होता है कि जिसका अंत ही ना हो, अंत हो जाएगा, लेकिन भाई अपरिमित, हम गिन नहीं सकते, अनगिनत बोल दो। समझ में आए कि नहीं? अनंत का मतलब होता है क्या, जिसका अंत ही नहीं है, और अनगिनत मतलब अंत तो हो सकता है लेकिन हम गिन नहीं सकते। समझ में आए कि नहीं? ठीक, जैसे अपने बाल मान लो, हमारे बाल अनंत है क्या? अनंत बाल है? अनंत मतलब होता है क्या, इसका अंत नहीं है। क्या अंत नहीं है हमारे बालों का? है अंत। यदि हम चाहे इसको गिनना तो गिन सकते हैं, एक एक करके गिन सकते हैं, लेकिन गिनना बहुत कठिन है, इसलिए अनगिनत। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये मतलब वर्डों का थोड़ा फेर रहता है, उनको थोड़ा समझा करो। हाँ, ध्यान दो। तो क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये त्रिज्या हो गई जीवा, तो जीवा इसमें होती है अनगिनत। अनगिनत जीवा मतलब कि वृत्त के दो बिंदु को कहीं से मिलाएंगे एक रेखा, तो जीवा कहलाएगी। जैसे मान लो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये कर दिया मैंने, यहाँ पे मिलाओगे तो भी जीवा है। अर्चिता आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे फोकस करो ना, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है कि मैं मान लो यदि मैं यहाँ से कहीं से भी वृत्त के कोई भी दो बिंदु को आपस में मिलाऊंगा, वो छोटा हो सकता है बड़ा भी, ठीक है? जैसे मान लो मैं एक बिंदु ये ले लिया और दूसरा बिंदु ये पास पास में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो रेखा रहेगी ये मतलब कि ना के बराबर रहेगी, लेकिन है तो रेखा वहां पे मिलने वाली, तो वो भी जीवा कहलाती है। यदि मान लो हमारे पास उल्लेख है प्रश्न में, ये एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, ए और बी, और दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो जीवा ही कहलाएगी फिर, क्योंकि परिधि पर स्थित दो बिंदु अलग अलग बिंदु है, तो वो जीवा बन जाती है वहां पे। अब जीवा की लंबाई छोटी से छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी कितनी होगी? तो मैक्सिमम बड़ी कितनी होगी बताओ? सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यहाँ से ऐसी है। इसका नाम हो गया, मान लो ये पहले कर दे रहा हूँ, इसका ए, इसका बी नामकरण कर दिया मैंने, ठीक है? थोड़ा बड़े अक्षर पे लिख दे रहा हूँ, ए और फिर क्या, बी। ये ए भी अपने पास पहली वाली जीवा हो गई, और जो दूसरी वाली जीवा थी वो हो गई फिर से क्या, ए भी हो गया था, सी और डी कर दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती थी, ये भी जीवा ही है ना, जीवा ये वाली। अच्छे समझना बात को, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता कुछ भी, ठीक है? हमको नॉलेज रहता है ना, तो ऑब्जेक्टिव गलत होते जो नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो कहो तो कहीं से पूछ ले, तुम परीक्षा धन पढ़ लो चाहे कुछ कर लो, कई बार परीक्षा धन के बाहर से भी आता है, मतलब हमारे नॉलेज से पूछता हो तुम्हें कितना ज्ञान फर्क है, ठीक है? चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो ये कहलाई अपनी क्या, जीवा। तो ये सबसे बड़ी जीवा है, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती, ठीक है ना? समझ में आई कि नहीं? इससे बड़ी कोई और जीवा हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली जीवा कहलाएगी अपनी क्या, तो ये जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, उसे कहते हैं व्यास। इसका खुद का एक नाम है, क्या नाम बताओ इसका? इसका नाम है व्यास। याद रखना, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको जीवा नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता व्यास। मतलब जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गई, मतलब जो बड़ी वाली जीवा है, उसे हम बोलेंगे व्यास। समझ में आया ना? और व्यास दो भागों में बटा होता है। कैसे दो भागों में? यदि मान लो मैं इसका नीचे वाला भाग छोड़ दूं, उजमा, ठीक है? नीचे वाला भाग छोड़ दूं, ऊपर क्या बचा अपने पास? त्रिज्या। क्या बचा? त्रिज्या, ठीक है? और नीचे वाला भाग ये भी त्रिज्या। मतलब यदि मैं त्रिज्या को दो गुना कर दूं, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, और एक ही वृत्त की कितनी त्रिज्या बना लो, आपस में सब कैसी रहेंगी? बराबर। तो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बना देंगी? व्यास। मतलब क्या समझ में आ रहा है? उतना समझ में आ गया ना? ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? जो व्यास रहता है, व्यास वो त्रिज्या का आधा रहता है, त्रिज्या का आधा होता है, ओ सॉरी, त्रिज्या का दो गुना होता है। क्या होता है बताओ? दो गुना। मतलब त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो व्यास निकलेगा। ये है व्यास ना अपना, एक त्रिज्या ये हो गई और एक ये, दो गुना, एक और एक दो, तो त्रिज्या को दो गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? व्यास निकल जाएगा। और जो व्यास पे यदि आधा कर दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या बराबर हो जाएगा अपना व्यास का आधा, व्यास का आधा। व्यास को आधा कर दूंगा, त्रिज्या निकल जाएगी। समझ में आई कि नहीं? इसके इंग्लिश के सूत्र भी होते हैं। व्यास मतलब होता है क्या? डी। इसको यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, डी। डी बराबर क्या होता है बताओ? 2r, और ये होता है r बराबर d/2। समझ में आई कि नहीं आया? डी मतलब होता अपना क्या? डी मतलब होता अपना व्यास, ठीक है ना? और r मतलब अपनी त्रिज्या है। समझ में आई कि नहीं? ये सूत्र होते हैं इसके, आपस में संबंध भी मान लो इनका ये, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बार एक डायग्राम और देख लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्न में।
प्रश्नावली पे, ठीक है। ये हमारे पास एक व्रत और बनाया मैंने, इस व्रत में जितनी बातें मैं मुझे यहाँ बताना था वो बता दिया मैंने, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया अनिमेश, ठीक है। तो उसको और आगे देख लो ये वाला, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास फिर से एक और व्रत बना दिया, और बातें बताने के लिए कुछ बातें और समझ लो, ठीक है। ये व्रत का क्या बताओ, क्या शीतल, केंद्र। ये क्या बताओ, ये केंद्र है। और इस केंद्र पर मतलब केंद्र वाले व्रत पर, ये ओ केंद्र वाले एक व्रत हो गया मान लो। तो इस ओ केंद्र वाले व्रत पर यदि कोई बाहर एक बिंदु लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बाहर एक बिंदु ले लिया, तो इस बाहर बिंदु से इस व्रत पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी शिल्पा, इस बाहर बिंदु से इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो। कौन कौन सी जाएगी बताओ, एक जाएगी स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगी। स्पर्श रेखा मतलब जो व्रत को स्पर्श करके चला जाए वो कहलाती है स्पर्श रेखा। समझ में आई कि नहीं। तो एक तो यहां से जा सकती है और दूसरी कहां जाएगी बताओ, यहां से, ये। उसके अलावा कहीं जाएगी जी नहीं। मतलब इस बिंदु से मैं इस व्रत में सिर्फ दो सरल रेखाएं या दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं समझ में आ गया ना कि नहीं आया, ठीक है। ये कहलाती है अपनी क्या, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा ये बोलो, ये अपनी स्पर्श रेखा है। जबकि यदि मान लो यही रेखा यदि यहां से निकले और व्रत को छेदते हुए निकल जाए, काटते हुए निकल जाए, तो वो कहलाती है अपनी क्या, छेदक रेखा। छेदक रेखा। नहीं आया समझ में, आगे समझ में ना। सूत्रों का नॉलेज बाद में देता हूं मैं, पहले इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहा हूं मैं यहाँ से। ये व्रत का केंद्र होता है, व्रत के तीन भाग होते हैं, अभ्यंतर, बहिर्भाग और केंद्र, ठीक है ना। जो सॉरी केंद्र नहीं, व्रत, ठीक है। क्या होता है, अभ्यंतर, बहिर्भाग और व्रत, ये तो केंद्र है। तो ये व्रत जो होता है, व्रत को ही परिधि कहा जाता है। ये परिधि अपनी समझ में आ रहा होगा, ये परिधि है। आगे चलते हैं तो व्रत के केंद्र से परिधि की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हो गई। जो व्रत पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है वो कहलाती जीवा। यदि वही जीवा व्रत के केंद्र से होके चली जाए तो वो कहलाती सबसे बड़ी जीवा, मतलब उसका नाम है व्यास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलेंगे तो यदि कोई बाह्य बिंदु है अपने पास, बाह्य बिंदु है कि नहीं तो बात की बात, लेकिन एक बिंदु है, उस बिंदु से हम क्या करते हैं, उस बिंदु से मान लो हम इस व्रत पर एक मतलब कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वो सिर्फ दो। एक यहाँ जाएगी और एक यहाँ जाएगी। यहाँ से जाएगी नहीं, यदि जाएगी और कहीं से तो छेदक रेखा बन जाएगी। समझ में आया, वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, फिर वो छेदक रेखा कहलाएगी। समझ में आ रहा ना, ठीक है। मतलब किसी बाह्य बिंदु से एक व्रत पर केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया ना, इतना कंप्लीट। इसको पहले राइट कर लो, इसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना।